हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद्यार्थी आईएएस। इकोनॉमी सीरीज का ये 6th लेक्चर है जो यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम देखेंगे। उसके बाद हम जीडीपी डिफ्लेटर पे डिस्कशन करेंगे कि उसका इन्फ्लेशन में क्या रोल है। एंड फाइनली हम देखेंगे कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट क्या है। इन सब पर प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आता ही है, बट इन तीनों पर मेंस में एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। हमारी इकोनॉमी की जो सीरीज चल रही है ये उसका 6th लेक्चर है, तो जो पुराने 5 है वो आप प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ चेक करिए। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर से। पहले जो इंडिकेटर्स हैं उसमें हम देखते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ASI एंड IIP। इन दोनों के ऊपर कंपैरिजन बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे वो पूछ सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो, पूरी इंडिया में जितना प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज से हुआ है वो तो हमारे पास कैलकुलेटेड डेटा होता है, ठीक है, लेकिन हम उसका एक इंडेक्स भी बनाते हैं। इंडेक्स बनाने का बेसिकली मतलब ये है कि जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है, हमें कैसे पता कि इंडिया ने जितना प्रोडक्शन किया है इंडस्ट्रीज का, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, पिछले साल से ज़्यादा है या कम है। मतलब मान लेते हैं कि इंडिया में जो लेट अस से इलेक्ट्रिसिटी है, या इलेक्ट्रिसिटी छोड़ो, सपोज कोई फर्टिलाइजर बेस्ड इंडस्ट्री है और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री है। जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की ग्रोथ कम हो गई। तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये जो पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जिसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, माइनिंग आ जाएगा, फर्टिलाइजर आ जाएगा, इसका टोटल ग्रोथ जो नेट ग्रोथ हुआ है या नेट डी ग्रोथ हुआ है। मतलब हमें क्या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, क्या इस साल वो ज़्यादा हुआ है, नेट कंबाइंड ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो ये जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं इंडिया में, उनको डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा जाता है और उनकी ग्रोथ देखी जाती है। उनकी जब हम ग्रोथ चेक करते हैं तो उसके बाद उनकी ग्रोथ प्लस माइनस इस पे एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के बाद हमें पता चल जाता है कि इंडिया में जो पूरा इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो नेट पॉजिटिव रहा है या नेट नेगेटिव रहा है। इसी को हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काउंट करते हैं। अब जो इसका फॉर्मूला है वो हमारे लिए काम का नहीं है, बट आपको ये डेफिनेशंस वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है वो हमें पता चलता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लेते हैं फर्टिलाइजर्स की डी ग्रोथ हो गई, फर्टिलाइजर की ग्रोथ में फॉल आ गया पिछले साल से, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग थी या माइनिंग है मान लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया। तो फर्टिलाइजर और माइनिंग, इन दोनों को एक फॉर्मूला में डालेंगे और देखेंगे कि इन दोनों को मिला के क्या हमारा नेट पॉजिटिव आया है या नेट नेगेटिव आया है। मतलब कितना प्रोडक्शन हमने एक्चुअली किया है, जिसको आप वॉल्यूम भी बोलते हो, है ना। मतलब 10 चीज़ें आपने बनाई हैं, 100 चीज़ें बनाई है, 1000 चीज़ें बनाई हैं, वो वॉल्यूम में आती है कि एक्चुअली कितना प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है। तो मैन्युफैक्चर, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों मेन, ठीक है, ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली मैन्युफैक्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और माइनिंग के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बट 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स वाले। ये आपको पता करना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको रिलीज कौन करता है? CSO, ठीक है, CSO उसको रिलीज करता है। ये सारी चीज़ें ना प्रीलिम्स में ऐसे ही डायरेक्टली पूछ ली जाएगी, जैसे मैं आपको जिस सीरीज में बता रहा हूँ उसी सीरीज में क्वेश्चन आ जाएगा। फिर ये मंथली रिलीज होता है। अगेन एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पॉइंट पता होना चाहिए, इसका बेस ईयर इसका है 2011 और 12। बेस ईयर का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर मैंने आपसे बोला कि मान लेते हैं पिछले साल ना, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है, मान लेते हैं पिछले साल 100 चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हुई, इस साल 110 चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हुई, अगले साल 120 चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हुई। तो जो ग्रोथ है मेरी, वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ या यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और अगर मैं सपोज मैं कोई IAS ऑफिसर हूँ और कोई मिनिस्टर है, वो मुझसे पूछ रहा है बताओ मुझे ना इंपॉर्टेंट डेटा दो, एक मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा दो जिससे मुझे पता चले कि हमारा कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है या कम। तो मैं अगर उसको बता दूं कि इस साल हमारे कंट्री में 120 चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई है, तो मंत्री बोलेगा इस 120 का मतलब क्या है, कि ये ज़्यादा है या कम है, और किससे मैं कंपेयर करूं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर मैंने बोला कि देखो पिछले साल 110 हुई थी, इस बार 120 हो गई, तो मतलब हमारा
10 गुना या 10 चीजें ज्यादा हमने बनाई हैं इस साल। तो मंत्री फिर से पूछेंगे मुझसे कि चलो ठीक है, हमने पिछले साल से 10 चीजें ज्यादा बनाई हैं, लेकिन इस साल जो है, जो दाम है मार्केट में इतने गिर गए कि ये जो 10 चीजें एक्स्ट्रा बनाई है ना, एक्स्ट्रा बनाने से भी जो इन चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है उसको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में उसको अपने बनाए हुए प्रोडक्ट का अच्छा दाम मिल ही नहीं रहा। तो ये जो 10 चीजें हमने एक्स्ट्रा बनाई हैं इसका फायदा नहीं हुआ। मतलब पिछले साल मान लेते हैं हमने 110 चीजें बनाई और हर चीज 20 रुपए पे बिक रही थी। इस साल हमने भले ही 120 चीजें बना दी, लेकिन मान लेते हैं कि हर चीज जो है वो 10 रुपए पे बिक रही है, मतलब मार्केट में हर चीज के दाम गिर गए। तो इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल हो जाएगा ऑलमोस्ट इतना, और इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल हो जाएगा इतना। तो कहने को तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, लेकिन दाम तो गिर गए। तो जीडीपी का जो फाइनल फिगर है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी ऐसे ही कैलकुलेट होती है, टोटल प्रोडक्ट्स इनटू उनकी प्राइस क्या है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो जीडीपी तो बहुत कम आ गई, जबकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो ज्यादा हुआ था। तो देखो जो प्राइसेस हैं उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। आप हर साल कितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो पिछले साल से आप कंपेयर नहीं करोगे, आप एक बेस ईयर ढूंढोगे, आप एक बेस ईयर ढूंढोगे कि मैं उससे कंपेयर करूंगा, और ये डेटा, इस डेटा से मैं हर साल कंपेयर करूंगा कि 2024 में कितना प्रोड्यूस हुआ, 2023 में कितना प्रोड्यूस हुआ, 2025 में कितना प्रोड्यूस हुआ, और उसको मैं कंपेयर करूंगा कि 2011-12 में कितना प्रोडक्शन हुआ था मल्टीप्लाइड बाय कि उनकी प्राइस कितनी थी, और यहां पे मैं उनसे कंपेयर करूंगा। तो बेस ईयर से क्या है, जो चीजें हैं वो सेम रहती है, और बेस ईयर से अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको एक सेम बेस मिलता है जिससे आप कंपेयर कर पाओगे। क्योंकि 2023 में मान लेते हैं बहुत कम प्रोड्यूस हुआ और 2024 में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, फिर 2025 में भी थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। तो अगर आप 2023 को 2024 से कंपेयर करोगे और 24 को 25 से कंपेयर करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे 50 चीज़ें प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पे 100 चीज़ें प्रोड्यूस हुई और यहाँ पे 110 चीज़ें प्रोड्यूस हुई। तो 23 से 24 से तो 200% का जंप है, लेकिन 24 से 25 में सिर्फ 10% का जंप है। तो ये डेटा तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये डेटा बहुत खराब दिख रहा है ना। तो हर साल चीजें बदलती रहती है, तो इससे बेटर है कि आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर ना करके एक चीज ऑलरेडी डिसाइड कर लो कि भाई मैं तो इससे कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये तो सेम है और ये बदल नहीं रहा। तो ये होता है बेस ईयर। की सेक्टर्स, इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो 3 कंपोनेंट्स है आईआईपी के, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछी जाती है बाय द वे, ठीक है। और माइनिंग का सबसे कम वेटेज है। इससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल हमारे इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या परफॉर्मेंस रही है। अब डिस्कस करते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखो आईआईपी का जो डेटा है आपको समझ में आ गया कि इसमें जितना प्रोडक्शन हुआ है वॉल्यूम का वो हमें पता चल जाता है, और बेस ईयर से हम कंपेयर कर लेते हैं। बट फिर भी हम एएसआई निकालते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ती है? देखो सबसे पहले यहां पे लिखा है एनुअल। एनुअल मतलब ईयरली, हर साल। और जो आईआईपी है वो क्या था? हमने देखा आईआईपी है मंथली। तो अगर आपको तुरंत डेटा चाहिए पिछले 1-2 महीने का तो आप आईआईपी को देखोगे। अगर आपको 1 साल का डेटा चाहिए तो आप एएसआई को देखोगे। पहला तो डिफरेंस ये हो गया, और इसीलिए एएसआई की भी जरूरत है ताकि आप एनुअल डेटा भी देख पाओ, ठीक है। इट प्रोवाइड्स डेटा ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस ऑफ फैक्ट्रीज इन ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो यहां पर क्या है, एक और चीज, ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ही फोकस कर रहा है, और स्पेसिफिकली फैक्ट्रीज पर। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उसके लिए एएसआई है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंडर भी जो फैक्ट्रीज वाला कंपोनेंट है उस पे ज्यादा फोकस है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको भी सीएसओ ही प्रोड्यूस करता है, आईआईपी को भी सीएसओ प्रोड्यूस कर रहा था। ये एनुअली मतलब हर साल में एक बार रिलीज होता है। फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट प्राइमरीली इन द फॉर्मल सेक्टर। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भाई जो फैक्ट्रीज है, मेरे घर के पास भी एक फैक्ट्री है जिसमें 5 लोग काम करते हैं, है ना, और मेरे घर के पास एक और फैक्ट्री है जिसमें 2 ही लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही छोटी सी फैक्ट्री है, वो लोग बहुत छोटी छोटी चीजें बना रहे हैं, तो क्या उनका डेटा भी एएसआई कैलकुलेट करता है क्या? आंसर इज नो। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, एक मिनिमम नंबर
मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपकी फैक्ट्री में होने चाहिए। जब आपकी फैक्ट्री में ये मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, तब जाके आप ऑटोमेटिकली फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आ जाते हो, और अगर आप इस डेफिनेशन में आते हो तब आपका डेटा AISIM में लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अगर आपने आज अपने घर में लड्डू बनाने की फैक्ट्री खोल ली, या आप छोटा सा प्लास्टिक का काम करने लग गए, तो वो इस AISI में आपका डेटा नहीं आएगा, क्योंकि आप इनफॉर्मल सेक्टर में हो। लेकिन अगर आपने मान लेते हैं 10 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, आप उनको प्रॉपर पगार देते हो, तो आप फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन में आ जाओगे, और आपका जो डेटा है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस पर GST भी भरोगे, टैक्स भी भरोगे, जो भी है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप गवर्नमेंट की नज़र में आ जाते हो इतने लोगों को एम्प्लॉय करके, तो आप फॉर्मल सेक्टर का पार्ट बन जाते हो, और इसलिए आप फैक्ट्रीज एक्ट में आ जाओगे, और आपका डेटा जो है वो ASI में लग जाएगा, ठीक है, वो भी काउंट होगा। फाइन, तो आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं मेनली, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे बड़ा फोकस फैक्ट्रीज पर है। ये जो है IIP मंथली आता है, और ASI ईयरली आता है, साल में एक बार, ठीक है। ये 2 डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। डेटा प्रोवाइडेड, प्रोडक्शन, इनपुट कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एंड डिसएग्रीगेटेड डेटा। सो यहां पर जो डेटा है वो काफी वाइड है, बहुत सारा डेटा आपको मिल रहा है। देखो यहां पे जो डेटा हमें मिल रहा था IIP में, वो था सिर्फ वॉल्यूम का, मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ, हाउ मच, आपने इस साल कितनी गाड़ियां बनाई, बस यही पूछ रहा है आपसे IIP। ASI पूछ रहा है कि आपने कितनी गाड़ियां बनाई, आपने जो गाड़ियां बनाई उसमें कितना खर्चा हुआ आपका, आपने कितने लोगों को तनख्वाह दी, कितने लोगों को आपने एम्प्लॉय करा, ठीक है। तो कितनी सारी वाइड, बहुत सारी चीजें ASI रिलीज करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको एक और पता होना चाहिए। इट कॉम्प्लीमेंट्स IIP, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि देखो IIP की हमें जरूरत है, तो ASI की जरूरत क्यों है। पहले बात तो इससे ईयरली डेटा मिलता है, ठीक है, और इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग में और फैक्ट्री में ज्यादा फोकस करते हैं, प्लस इससे हमें एम्प्लॉयमेंट और वेज डेटा भी मिलता है। तो ये IIP के साथ दोनों, अगर ये आप रिपोर्ट पढ़ोगे ना साथ में, तो आपको इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटलुक एक साथ पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंपीट नहीं कर रहे, ये साथ में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो डेटा आता है, ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, और स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, वो इस डेटा को यूज करती है और फ्यूचर में पॉलिसीज वगैरह बनाती है। सपोज इस डेटा से पता चला कि राजस्थान में कुछ फैक्ट्रीज हैं जहां जिनकी हालत काफी खराब है, तो हो सकता है इस डेटा को यूज करके मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एक ऐसी स्कीम बनाए कि जो फैक्ट्रीज की हालत खराब है उनको कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर कवर नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो स्कोप है, मतलब कितने प्रोडक्शन यूनिट्स इसके अंदर आते हैं, वो तो काफी कम है, लेकिन ये डेटा इसका वाइड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये इसके कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा हैं IIP के, तो इसका जो ओवरऑल स्कोप है वो वाइड है, और ASI का जो स्कोप है वो नैरो है, लेकिन जो डेटा वो रिलीज करते हैं वो वाइड है, ठीक है। डेटा प्रोवाइडेड इज वाइड इन ASI, और डेटा जो IIP प्रोवाइड करता है वो नैरो है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसी पर मेंस में भी क्वेश्चन बन जाएगा इन दोनों के डिफरेंस में। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वो चीज़ थी जो आपको पता होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। ऐसे जो टर्म्स है ना, ये इकोनॉमी के कीवर्ड्स हैं। इकोनॉमी के कीवर्ड्स वो हैं जिन पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, बाय द वे। फाइन, इन्हीं कीवर्ड्स को उठा के वो डेफिनेशन, डिफरेंस, ये सब प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। आपने कभी डिस्पोजेबल प्लास्टिक को यूज करा है? डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल स्पून, ये क्या होती हैं चीजें? आपने एक बार कंज्यूम करी और उसको फेंक दिया। मतलब डिस्पोजेबल इनकम ऐसी इनकम है जिसके बारे में आपको सोचना नहीं है। सोचना नहीं है मतलब वो आपकी खुद की इनकम है। अब आपको उसमें से टैक्स नहीं भरना, ना ही आपको इसमें से गवर्नमेंट को कुछ और पैसा देना है। ये वो इनकम है जो आपके हाथ में है, जिसको आपकी मर्जी आप कितना भी खर्च करो। मतलब आपकी सैलरी मान लेते हैं 70,000 है। अब 70,000 में से 20,000 तो आपने GST भर दिया, TDS भर दिया, इनकम टैक्स भर दिया, ये वो सब भर दिया, ठीक है। तो 70,000 ना आपका वो खुद का पैसा नहीं है, लेकिन 70,000 में से आपने सब भर दिया, उसके बाद बचेगा 50,000, ये आपका खुद का पैसा है, इसको आप कहीं भी यूज करो। तो ये होती है डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसलिए जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे द हिंदू में,
वहां पे लिखा रहेगा कि इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है। क्योंकि आप खुद देखो, अगर मैंने बोल दिया कि इंडियंस की इनकम बढ़ गई तो इसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कोई इंसान 50,000 कमा रहा था, आज वो 1 लाख कमा रहा हो, लेकिन इससे कुछ पता नहीं चल रहा। क्योंकि हो सकता है 50,000 में वो सिर्फ 5,000 टैक्स देता है, लेकिन अब वो 60,000 टैक्स देता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 50,000 में से वो 5,000 टैक्स देता था, तो उसके पास महीने में 45 के उसके खुद के पैसे होते थे। अब वो 1 लाख में से 60,000 टैक्स दे रहा है, तो उसके पास सिर्फ 40 आ रहा है। तो मैंने तो बोल दिया इंडियंस की इनकम बढ़ गई तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो आपकी लायबिलिटी है, जो आप पे बोझ है, जो आपको पैसा देना है गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, वो भी काफी ज्यादा हो। ये भी तो बढ़ सकता है ना। तो जो नेट है वो तो काफी कम हो गया। तो आप ये नहीं बोल सकते, और ये बोलना अच्छी बात नहीं होती। अगर आप एक्चुअली सोफिस्टिकेटेड डिस्कशन करते हो तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि इंडियंस की इनकम बढ़ गई तो अच्छी बात है। नहीं, आप हमेशा ये बोलोगे कि इंडियंस की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी या घटी। डिस्पोजेबल इनकम इसलिए इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो जो आम जनता है, मिडिल क्लास है, अब आप खुद सोचो, अगर उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगी। मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे चीजों की। ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी बढ़ने के लिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़नी चाहिए। तो इसी के बेसिस पे प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आ जाएगा। प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आएगा। उस स्टेटमेंट में लिखा होगा कि इंडियंस की जब जब इनकम बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ जाती है। और यहां पे लिखा होगा ऑलवेज, कि हमेशा हमेशा जब भी इंडियंस की इनकम बढ़ी, जीडीपी इंडिया की बढ़ जाती है। यह स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि पहली बात तो यहां पे आ गया ऑलवेज। अभी मैंने आपको बताया किसी की सैलरी 50,000 से 1 लाख हो गई, लेकिन मान लेते हैं वो पहले 5,000 टैक्स देता था, अब वो 50,000 टैक्स दे रहा है या 60,000 टैक्स दे रहा है। तो इनकम तो बढ़ गई, लेकिन उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई तो जीडीपी कम हो जाएगी, बढ़ेगी थोड़ी। तो हो सकता है जब जब इनकम बढ़े जीडीपी भी बढ़ जाए, लेकिन हमेशा नहीं होगा ऐसा, ऑलवेज नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पे ये लिखा होता कि जब जब इंडियंस की डिस्पोजेबल इनकम बढ़े तब तक जीडीपी बढ़ जाएगी, मतलब हमेशा अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ेगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब पर्सनल इनकम, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें। बस आपको डिस्पोजेबल इनकम एक बार समझ में आ जाता है ना, तो बाकी इनकम क्या है ये बहुत ही ईजी हो जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस। मतलब एक आदमी है, उसके पास मल्टीपल जगह से पैसा आ रहा है, तो जो टोटल पैसा उसके पास आ रहा है उसको आप बोलोगे पर्सनल इनकम, बस। ठीक है, सपोज उसकी सैलरी आ रही है, ठीक है, उसने कोई घर अपना ना रेंट पे डाल रखा है, तो जो उसका उस घर से उसके पास रेंट भी आ रहा है। ठीक है, उसने कुछ स्टॉक्स खरीद रखे हैं तो उसका पास डिविडेंड आ रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट से पेंशन आ रही है उसके पास, तो ये टोटल जो पैसा आ रहा है इस आदमी के पास वो उसकी पर्सनल इनकम हो जाती है। ठीक है, इसी को ग्रॉस इनकम भी बोला जाता है। ये ऐसे स्टेटमेंट लिखे रहेंगे प्रीलिम्स में, पर्सनल इनकम इज ग्रॉस इनकम, ऐसे तो वो सही होगा। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? मैंने कहा कि ये तो टोटल पैसा आ गया। अब टोटल पैसा में से उसको टैक्स वैक्स भी तो भरना पड़ेगा ना। तो जो इंसान है, अगर उसने अपनी इनकम में से जो पर्सनल इनकम उसके पास आई उसमें से टैक्स भर दिया, ठीक है, और जो मैंडेटरी डिडक्शन भी उसने हटा दिए। मैंडेटरी डिडक्शन हो गया कि जो उस टैक्स के अलावा भी जो उसको भरना ही है, जैसे उसने कोई ईएमआई ले रखी है ना, ईएमआई ले रखी है, तो ईएमआई तो हर महीने घटेगी ही घटेगी, चाहे उसकी इनकम कम हो या ज्यादा। तो ये मैंडेटरी डिडक्शन हो गया ना उसकी इनकम से। तो जब मैंडेटरी डिडक्शन हट जाए और आप टैक्स को हटा दो, तो जो बाद में बचता है, जो एक्चुअल मनी उसके पॉकेट में आता है, उसको आप कहते हो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि इंडिविजुअल और हाउस होल्ड पे क्या इंपैक्ट रखता है, और डिस्पोजेबल इनकम ही है जो कि इकोनॉमी ग्रोथ को रन करती है, पर्सनल इनकम नहीं। क्योंकि पर्सनल इनकम से जरूरी नहीं है कि पर्सनल इनकम बढ़ने से लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रहे। डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बढ़ने से ये गारंटीड है कि लोगों के हाथ में और पॉकेट में पैसा ज्यादा रहेगा। सिंपल, हायर डिस्पोजेबल इनकम से लोगों की क्या होती है? परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। सिंपल, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जीडीपी बढ़ती है। और खुद आप देखो, अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा खर्च करेंगे।
है ना। अब ये आप खुद अब ये लॉजिक लगाओ आप, अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं और महीने के 1,000 रुपए आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, और एक महीने का जो खाने पीने का राशन होता है ना, मान लेते हैं वो 900 रुपए का है, तो 1,000 रुपए आपके पास थे। अभी जो महीने का खाने पीने का राशन है ये तो आप कम कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये तो खाना ही है ना, जिंदा तो रहना ही है। तो 1,000 रुपए में से 900 रुपए तो राशन में चले गए, आपके पास बचे सिर्फ 100 रुपए। सपोज इन 100 रुपए से, इन 100 रुपए को आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, या आपने इससे कोई मशीन खरीद ली, या मशीन में खरीदने के लिए साइड में पैसे रख दिए, ठीक है। लेकिन आपकी डिस्पोजेबल इनकम अगर है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, और महीने का राशन कितने का है, 900। अब मान लेते हैं आपके पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, तो आपने राशन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का खरीद लिया, तो मान लेते 2,000 का आपने अच्छी क्वालिटी का राशन खरीद लिया, फिर भी आपके पास कितने रुपए बचे, फिर भी आपके पास 8,000 रुपए बच गए। तो ये 8,000 रुपए कहां जाएंगे, आप इसको बैंक में डालोगे, सेव करोगे, बैंक लोन देगा एक बिजनेसमैन को, वो बिजनेसमैन क्या करेगा, कोई मशीन खरीदेगा, नया बिजनेस करेगा, उसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि वो कैपिटल बना रहा है। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो चीज होती है जिसमें पैसा डालने से पैसा बनता है। जैसे आपने कोई लैपटॉप खरीदा बिजनेस करने के लिए, तो लैपटॉप खरीदा आपने 50,000 का, है ना, लेकिन यही लैपटॉप आपको 10 लाख कमा के देगा ना, क्योंकि आप इस लैपटॉप से बिजनेस कर रहे हो। तो ये जो लैपटॉप है ये हो गया कैपिटल गुड, ये कैपिटल गुड होगा, एक चीज जिसको आप कैपिटल की कैटेगरी में डालोगे, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन है वो भी ऐसे मशीन खरीदेगा, और मशीन हो गई कैपिटल गुड, क्योंकि मशीन भले ही 10 लाख की हो, उस मशीन से आप इतनी चीजें बना लोगे कि आप 1 करोड़ कमा लोगे। फाइन, तो जो 8,000 रुपए है या तो आप बैंक में डालोगे, और बैंक जो है एक बिजनेसमैन को देगा जो कि कैपिटल खरीदेगा, उसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। या फिर आप खुद ही बिजनेसमैन हो, इस 8,000 रुपए को आपने बिजनेस में डाल दिया, तो आप खुद ही कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। तो जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उतना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितनी मशीनें उतना प्रोडक्शन, उतनी ज्यादा जीडीपी। डिस्पोजेबल इनकम डेटा इज एसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स टू डिजाइन इफेक्टिव टैक्स पॉलिसीज, ठीक है। इंडियंस के पास कितना डिस्पोजेबल इनकम बच रहा है उसको देखते ही हुए ही जो गवर्नमेंट है वो टैक्स पॉलिसी बचाती है। अगर टैक्स बहुत ज्यादा है तो टैक्स शायद कम कर सकती है, टैक्स कम है काफी तो टैक्स बढ़ा भी सकती है, बट ये डिस्पोजेबल इनकम से ही पता चलेगा। तो आपको क्या पता चला, डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला, इसमें से आप पहले तो इनकम, जो टोटल इनकम है आपकी, उसमें से आप पहले तो जो टैक्सेस आप भरने वाले हो वो सबट्रैक्ट करोगे, फिर कुछ मैंडेटरी डिडक्शन जो आपकी ईएमआई वगैरह जा रही है उनको भी सबट्रैक्ट कर दोगे। तो जो बचा हुआ पैसा है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में भी लिखने के लिए आपको बोला जा सकता है। टोटल इनकम क्या होती है, जो पूरी ग्रॉस आपकी वेजेस है, ग्रॉस सैलरी आपकी आ रही है मल्टीपल डायरेक्शन से, जो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर एक होती है डिस्क्रिशनरी इनकम, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, कुछ बुक्स में आपको दिखेगा कुछ में नहीं दिखेगा, क्योंकि थोड़ा सा रिलेटिवली हटके कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे टर्म जो है वो प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। इसका मतलब यह है ये डिस्पोजेबल इनकम के बराबर ही होती है, लेकिन इसमें से पेमेंट्स फॉर नेसेसिटी हटा देते हैं, ठीक है। मतलब डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होगी, देखो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गई, वो इनकम जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अब इसका 1% या एक हिस्सा आप खाने में लगाओगे, सपोज आपने कोई घर ले रखा है उसकी आप रेंट भर रहे हो, वो भी उसमें भी कुछ पैसा चला गया है ना। तो आपने सपोज कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा जो कि जरूरत है, मतलब बेसिक नीड्स है ना आपकी, ये कोई मैंडेटरी पेमेंट नहीं है भाई। अगर आपने घर खरीद लिया तो रेंट नहीं भरोगे, है ना। जो फूड है ये मैंडेटरी पेमेंट नहीं है, क्योंकि इस कभी आप 500 रुपए खर्च कर रहे हो फूड पे, कभी आप 2,000 रुपए खर्च कर रहे हो। हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया नहीं लिया ये कुछ मैंडेटरी नहीं है चीजें। सो क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम जो आपके पास आती है जिसमें से आप टैक्स और मैंडेटरी चीजें हटा देते हो, उसके बाद आप इन सब में अपना पैसा डालते हो, और जो बचता है इन सब में ये चीजें आपने खरीद ली, इन सब में आपने पैसा डाल दिया, उसके बाद जो डिस्पोजेबल इनकम से आपके बचा उसी को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी इनकम, ठीक है। डिस्क्रिशन इनकम या फिर डिस्क्रिशनरी इनकम वो होती है जब आप डिस्पोजेबल इनकम में से जो नेसेसिटी चीजें हैं जैसे कपड़े, खाना, ये सब आपने खरीद लिया, फिर आपके पास जो पैसा बचता है उसको डिस्क्रिशनरी इनकम बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, अब ये जो टर्म्स है ना ये आपको मेंस में यूज करने हैं, मेंस में यूज करना है आपको, क्योंकि जो पुअर लोग हैं,
पुअर लोग, अब आप बोलोगे कि भाई पुअर लोग जो है वो टैक्स तो देते नहीं है, तो उनकी जो पर्सनल इनकम है वो डिस्पोजेबल इनकम के बराबर ही होती है, ये बोल सकते हो ना आप कि भाई जो पुअर लोग हैं उनकी पर्सनल इनकम तो डिस्पोजेबल के बराबर है, क्योंकि वो टैक्स तो भरते ही नहीं है, तो उसमें से तो कुछ कटा ही नहीं। लेकिन उनकी डिस्पोजेबल इनकम इतनी कम है कि पूरी की पूरी इनकी डिस्पोजेबल इनकम कहाँ खर्च हो जाती है? नेसेसिटी खर्चों में खर्च हो जाती है। जो भी नेसेसिटी पेमेंट है, खाना, कपड़ा, क्लॉथ, फूड, एजुकेशन, इसमें खर्च हो जाती है। पूरी की पूरी डिस्पोजेबल इनकम इतनी कम होती है उनकी डिस्पोजेबल इनकम, तो उनके पास घूमने जाने के लिए, कुछ नई बिजनेस चालू करने के लिए, कुछ थिएटर में मूवी देखने के लिए, या फिर कुछ अच्छे महंगे कपड़े खरीदने के लिए, या प्रोटीन और हेल्दी डाइट खाने के पैसे नहीं होते। मतलब उनकी डिस्पोजेबल इनकम भले ही पर्सनल इनकम के बराबर हो, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन उनकी जो डिस्क्रिशनरी इनकम है वो बिल्कुल भी नहीं होती, ना के बराबर होती है ना। और अगर आपको इंडिया में इकोनॉमी चलानी है, देखो इकोनॉमी तो चल जाएगी, लेकिन हमें चाहिए ग्रोथ, है ना। पिछले साल आपने इंडिया ने 100 कपड़े बनाए, तो अगले साल इंडिया को 110 कपड़े बनाने पड़ेंगे, तब जाके इंडिया की ग्रोथ 10% होगी। ठीक है, तो लोगों के पास जो पैसा है वो भी बढ़ना चाहिए, ताकि वो इन 10 कपड़ों को खरीदे। जो ज्यादातर लोग हैं इंडिया में, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम तो है कि वो नेसेसिटी चीजें तो खरीद लेती हैं, लेकिन 100 से 110 बढ़ाने के लिए उनके पास वो डिस्क्रिशनरी इनकम की कमी है। समझ रहे हो भाई? जो आम इंसान है वो क्या कर रहा है? आप मार्केट में जाओगे, 100 रुपए की आपने थाली खाई, इसमें कार्ब्स ही कार्ब्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स से कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन नहीं है, मल्टीविटामिन नहीं है। जो गरीब लोग हैं वो पनीर वगैरह नहीं खा सकते, है ना। तो और जो गरीब लोग हैं वो जिम वगैरह भी नहीं जा सकते, तो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे? घर में उनके ट्रेडमिल नहीं है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट है लेकिन बिजली नहीं है, तो इंटरनेट कैसे चलेगा अगर वाईफाई है तो? दूर दराज इलाके में मोबाइल टावर नहीं है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो खुद की बेसिक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उनके पास ये चीजें नहीं हैं, और ना ही डिस्क्रिशनरी इनकम है कि वो इन चीजों को, एक्स्ट्रा चीजों को अफोर्ड कर पाए। तो वो वही लाइफ जी रहे थे जो पहले जी रहे हैं। और एक आम इंसान हर साल एक ही टाइप की लाइफ जी रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी। एक आम इंसान ग्रो करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। एक आम इंसान को ग्रो करने के लिए चाहिए डिस्क्रिशनरी इनकम, जो नेसेसिटी उसकी पूरी हो जाए, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको वो खर्च करेगा, तब इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इंडिया में प्रॉब्लम यही है, डिस्पोजेबल इनकम। मतलब मैंने भी आपको बताया कि मल्टीपल लेयर्स हैं। ये कहना कि इन लोगों की पर्सनल इनकम बढ़ गई, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे कुछ पता नहीं चल रहा आपको। तो ये कहना चाहिए कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, तब आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है हमारी जीडीपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी वो डिस्पोजेबल इनकम नहीं, वो डिस्क्रिशनरी इनकम पे डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा चीजें, लोग एक्स्ट्रा चीजों पे पैसा खर्च पाए, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर पाए। ये डिस्क्रिशनरी इनकम लोगों की बहुत कम है। पुअर लोगों की, लोअर मिडिल क्लास की डिस्क्रिशनरी इनकम बहुत ही कम है। आपने एक घर पे एक फ्लैट रेंट पे ले लिया, खाना पीना कपड़े आपके हो गए, और आप नॉर्मल बेसिक लाइफ जी रहे हो, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक बड़ा बिजनेस खोल लूं या कुछ रिस्क लूं। रिस्क नहीं ले पाओगे ना आप। रिस्क कैसे लोगे जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम, आपकी नेसेसिटी खरीदने में खत्म हो गई, तो आप रिस्क लोगे ही नहीं। डिस्क्रिशनरी इनकम ज्यादा होगी तब जाके आप ज्यादा रिस्क लोगे। आप ज्यादा रिस्क लोगे, है ना, और रिस्क पैसे डूब भी गए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि डिस्क्रिशनरी इनकम तो एक्स्ट्रा थी, आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो पूरी हो ही गई ना। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इंडियंस की कम है, क्योंकि हमारी डिस्क्रिशनरी इनकम कम है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होगी तो एंटरप्रेन्योरशिप कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। और आज भी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ग्रोथ रेट काफी कम है, और आज भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 17% ऑफ जीडीपी तक ही रुकी हुई है, क्योंकि लोग रिस्क नहीं ले रहे। रिस्क इसलिए नहीं ले रहे कि लोगों के पास दिमाग नहीं है रिस्क इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं है। अब इस डिस्क्रिशनरी इनकम को आप कैसे बढ़ाओगे, ये सोचो। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। या तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि लोगों की कुछ मिनिमम वेज होनी चाहिए, है ना, ऐसे लॉज भी है हमारे पास कि कुछ मिनिमम वेज होनी चाहिए, इससे कम वेज
लोगों को कंपनीज दे नहीं सकती। लेकिन ये मिनिमम वेज जो है सिर्फ फॉर्मल सेक्टर या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर पे लगता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे मिनिमम वेज टेक्निकली लगना चाहिए, बट जब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि ये लोग काम कर रहे हैं तो उन पे मिनिमम वेज एप्लीकेबल है या नहीं, ये भी गवर्नमेंट को कैसा पता चलेगा। जो ज़्यादातर लोग आप देखते हो जो काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, गवर्नमेंट के पास उनका डेटा नहीं है, तो उनको नहीं पता कि भाई उनको मिनिमम वेज मिल रही है या नहीं। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप बेसिक इनकम कंट्री में डिक्लेयर कर दो। बेसिक इनकम मतलब कि हर इंसान को गवर्नमेंट, हर इंसान को या हर फैमिली को गवर्नमेंट मिनिमम पैसे देगे ही। फार्मर्स के लिए ये एक टाइप की ये ना स्कीम चल रही है जिसको पीएम किसान बोलते हैं, जहां पे हर साल 6,000 रुपए गवर्नमेंट 2-2 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट में लोगों को देती है। ये ना आपको टॉपिक लिंक करके समझने पड़ेंगे, तब जाके आपको मेंस में बहुत फायदा होगा, है ना। ऐसे ही पॉइंट्स आपको मेंस में लिखने होते हैं लिंक करके। बस यहाँ पे आपको पढ़ के प्रीलिम्स में आप ठीक है समझ गए, लेकिन इसको यूज कहाँ करोगे मेंस में, कैसे ऐसे, या बताओगे कि भाई लोगों की डिस्क्रिशनरी इनकम हमें बढ़ानी है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर लोगों को जॉब दो। अब जॉब लोगों को नहीं मिल रही तो लोगों को स्किल्स दो। लोगों को स्किल्स देंगे तो लोग जॉब सीकर नहीं रहेंगे, लोग क्या करेंगे, जॉब क्रिएटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लोगों को स्किल्स देने के लिए लोगों का डेटा होना चाहिए, लेकिन इंडिया में डेटा की काफी कमी है, और डेटा की क्वालिटी की भी, डेटा की क्वांटिटी की और डेटा की क्वालिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। तो जब आप लोगों को ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो उनको स्किल्स कैसे दोगे। फाइन, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको इसको यूज कैसे करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसीलिए था। तो डिस्पोजेबल इनकम की फायदे क्या है? ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। डिस्पोजेबल इनकम से आप काफी चीजें कर सकते हो। ऑब्वियसली जब आपने डिस्क्रिशनरी इनकम पढ़ ली तब आपको पता है कि डिस्पोजेबल इनकम भी इनफ नहीं है, ठीक है। हायर लेवल ऑफ लिविंग, जिसकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, पर्सनल इनकम कितनी भी हो, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होनी चाहिए, उससे आपकी जो लेवल ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ जाएगी। सिंपल। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये कैसे होगी मैं आपको बता चुका हूं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बता दिया मैंने आपको। जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, हो सकता है उतनी ज्यादा आपकी डिस्क्रिशनरी इनकम भी हो। वो पैसा बैंक में आप डालोगे तो सेविंग बढ़ जाएगी। बैंक वाला किसी बिजनेसमैन को लोन देगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। हो सकता है आपने ही खुद ने अपनी कंपनी में, बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया तो वो भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग बढ़ गया, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा क्योंकि आप जितना काम करोगे उस पर जीएसटी भी दोगे। भाई इनकम टैक्स वगैरह तो हट गए ना, उसके बाद जाके आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ रही है। लेकिन आपने कोई, मान लेते हैं आप पहले एक छोटा सा लैपटॉप खरीदते जिस पे मान लेते हैं 18% टैक्स है, तो वो 100 रुपए का लैपटॉप था, आपने गवर्नमेंट को 18 दे दिए। लेकिन आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो आपने 1,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा, 1,000 रुपए का 18% हो गया 180। तो पहले गवर्नमेंट के पास 18 रुपए आ रहे थे, अब 180 आ रहे हैं। तो टैक्स रेवेन्यू भी सरकार की बढ़ती है जब आम जनता की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट और लिंक्ड कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से आपको समझाने की मैंने कोशिश भी की है। नाउ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये भी दो अलग थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अवेलेबल टू द एंटायर नेशन आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस एंड अदर मैंडेटरी डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस नेशनल इनकम। जो ग्रॉस नेशनल इनकम होती है, अब यहां से हमारा एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक चालू होता है। कॉम्प्लेक्स लगेगा बट है बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हम देखेंगे डिफरेंट रिलेशन। एक तो ग्रॉस नेशनल इनकम, ये क्या होता है, फिर इसका जीडीपी से क्या लेना देना है, ठीक है, और फिर ग्रॉस नेशनल इनकम तो हो गया, तो नॉर्मल नेशनल इनकम ये क्या होता है, ठीक है। तो ये एक बार तीनों चीजें देखते हैं। देखो जो जीडीपी है वो हो गया कि भाई इंडिया में कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, इंडिया में कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई, और मान लेते हैं कि हमने कुछ इंपोर्ट करा, है ना, हमने कुछ इंपोर्ट करी चीजें तो इंडिया से पैसा बाहर गया। लेकिन हमने कुछ चीजें एक्सपोर्ट करी तो इंडिया में पैसा भी आया। तो उन दोनों का डिफरेंस, मतलब इंडिया में एक तो कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही है ना। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग आम जनता कितना, अब हमारे पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से कितना पैसा हम कंजम्पशन में खर्च कर देते हैं। कंजम्पशन मतलब पैसा हमने वहां डाला उन चीजों में, पैसा हमने वहां डाला उन चीजों में डाला जो हमने कंज्यूम कर ली। कंज्यूम कर ली मतलब आपने खाने में पैसा डाला, आपने 50 रुपए में खाना खरीदा तो खाना तो आपने पैसा डाला खत्म हो गया, है ना। आपने 50 रुपए का फोन खरीदा,
अब फ़ोन आपने खरीदा है गेम खेलने के लिए या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए, तो अब वो तो आपके मज़े के लिए हो गया, उससे कोई नया पैसा थोड़ी बना रहे हो आप फ़ोन से। तो ये 50 रुपये वेस्ट हो गए मतलब कहने का मतलब है कंज्यूम हो गए 50 रुपये, गायब हो गए 50 रुपये और आपके फ़ोन में पॉकेट आ गए, आपके पॉकेट में फ़ोन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कंजम्पशन। तो कुछ पैसा आप कंजम्पशन में डालोगे प्लस कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करोगे। अब इन्वेस्ट वही मान लेते हैं 50 रुपये का आपने फ़ोन खरीदा ताकि आप फ़ोन को यूज़ करके पढ़ाई करो, फ़ोन को यूज़ करके आप बिजनेस करो। तो वो जो फ़ोन है ना, अब वो कंजम्पशन नहीं रहा, वो फ़ोन हो गया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस फ़ोन से आप पैसे कमाने वाले हो। पढ़ाई करोगे तो आगे वो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन कैपिटल में वो पैसा जाएगा जिससे आप और पैसा बनाओगे। ठीक है, तो उन चीज़ों में पैसा डालना जिससे आगे पैसा बने, उसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हो, सिंपल। तो 100 रुपये में से आपने कुछ पैसे कंजम्पशन में डाल दिए, कुछ पैसे आपने इन्वेस्टमेंट में डाल दिए। ये आम जनता प्लस गवर्नमेंट का पूरा खर्चा, गवर्नमेंट का पूरा एक्सपेंस। अब इसमें गवर्नमेंट भी ना कुछ कंजम्पशन करेगी और कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी, बट सेम ही चीज़ है। गवर्नमेंट में भी कुछ कंजम्पशन करती है, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें खरीद ली है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज हैं, इसरो है, उनको पैसा देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर हो गया वो भी यहाँ पे आ गया। प्लस इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, डॉलर इंडिया के अंदर आता है, माइनस जितना इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया जितना इंपोर्ट करेगा तो जो डॉलर है वो इंडिया के बाहर जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है जीडीपी का। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर टाइप का कैलकुलेशन है जीडीपी का। ये तो जीडीपी आपको समझ में आ गया कि भाई इन सबको मिला के जो हमारा, इससे बेसिकली कहने का मतलब है, देखो आप जो कंज्यूम कर रहे हो ना, अगर आपने खाना कंज्यूम करा है तो किसी ने वो खाना प्रोड्यूस भी तो करा था, आपने इन्वेस्टमेंट करा तो उससे कुछ प्रोडक्शन भी तो होगा। गवर्नमेंट ने जितना भी खर्चा करा है उससे भी, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करा है उससे भी प्रोडक्शन होगा। गवर्नमेंट ने कुछ कंज्यूम करा है तो उस कंज्यूम करने वाली चीज़ को किसी ने प्रोड्यूस भी करा होगा। आपने कुछ एक्सपोर्ट करा है तो आपने कंट्री में प्रोड्यूस करा था, आपने कुछ इंपोर्ट करा है तो किसी ने बाहर प्रोड्यूस करा था। तो देखो ये अल्टीमेटली कैलकुलेशन किस चीज़ की है कि इंडिया में प्रोडक्शन कितना हो रहा है ना, वही तो पता चल रहा है आपको इससे कि इंडिया में प्रोडक्शन हो कितना रहा है, सिंपल। तो ये आपकी आ गई जीडीपी। अब जीडीपी में अगर आप एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जीएनपी का, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। जीएनपी में क्या होता है, जीडीपी में हम उन चीज़ों को, उस इनकम को ऐड करते हैं, वो इंडियंस जो कि फॉरेन में जाके पैसा कमा रहे हैं, माइनस वो फॉरेनर्स जो कि इंडियन धरती पे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब आप इंडियंस जो कि बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं तो वो इंडिया में आ रहे हैं ना, तो जीडीपी में उसको भी ऐड करते हो। लेकिन ऐसा भी पैसा है जो इंडिया से बाहर जा रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वॉलमार्ट वगैरह, वो इंडिया में आके फ्लिपकार्ट खरीद के पैसा कमा रही है और पैसा बाहर जा रहा है, तो वो हम इंडिया के टोटल नेशनल इनकम में थोड़ी काउंट करेंगे, तो उसको हम हटा देते हैं। तो इसको जब आप कर लेते हो तो आ जाता है जीएनपी। ये जो जीएनपी आया ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसी को ही कभी कभी ग्रॉस नेशनल इनकम बोला जाता है। तो ये आपको रफली ध्यान रखना है कि रफली जीएनपी और जीएनआई एक ही चीज है। तो ये जो जीएनआई यहां पे लिखा था, अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। ठीक है, आपको एक थोड़ा आइडिया होगा कि भाई जीएनआई क्या है, ये ग्रॉस नेशनल इनकम हो गई। भाई जीडीपी से तो आपको पता चल गया कि भाई इंडिया की इनकम कितनी है, ठीक है, लेकिन कुछ पैसा इंडिया से बाहर जा रहा था और कुछ पैसा अलग से इंडिया में आ रहा है, उसको भी आपने काउंट कर लिया तो जीएनपी आ गया। भाई एक्चुअली इंडियंस की इनकम इतनी है, उसी को आप ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हो। ठीक है, कभी कभी आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी ना, ये इसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोला जाता है। तो जीडीपी में जब आप ये ऐड करते हो तो आ जाता है जीएनपी। लेकिन मैंने आपको बताया कि जीएनपी और जीएनआई लगभग बराबर है, बट आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो थोड़े से डिफरेंट है। हम जीडीपी से जीएनपी में जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं। हम जीडीपी से जीएनआई में जाने के लिए क्या ऐड करते हैं, नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां पे आप फैक्टर इनकम ऐड करते हो, यहां पे आप प्राइमरी इनकम ऐड करते हो। अब इन दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, INF, WB, वर्ल्ड बैंक, इनका डेटा पढ़ोगे तो वहां पे जीएनआई लिखा होगा बहुत, क्योंकि वो ना बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके कैलकुलेशन करते हैं।
हम यूपीएससी के लिए मैक्रो डेटा पढ़ने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। आप अगर जीएनपी को जीएनआई भी बोल दोगे तो कोई गलती नहीं हो जाएगी। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है ना, आईएमएफ वगैरह, इनको बहुत ही बारीकियों में जाना पड़ता है, तो ये जीएनपी को जीएनआई नहीं बोलेंगे, बट हमारे लेवल पे ये बोलना ठीक है। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब यही होता है। बट ये अगर प्रीलिम्स में कभी पूछ लिया जाए ये डेफिनेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी में आप नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे तो जीएनआई आ जाता है। बट वैसे जीएनआई मेंस में अगर आपने जीएनआई को जीएनपी लिख दिया तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, फाइन। तो जीएनआई आ गया, लेकिन नेशनल इनकम क्या होता है? जीएनआई तो क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल इनकम। जीएनआई क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल इनकम। तो अब सिर्फ नेशनल इनकम क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, जीएनआई तक आप कैसे पहुंचे? आपने जीडीपी में क्या ऐड करा? जीडीपी में क्या ऐड करा आपने? आपने जीडीपी में नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करा था। लेकिन जीडीपी में क्या है? जीडीपी में एक कंजम्पशन का कंपोनेंट है, एक इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट भी तो है ना जीडीपी में ऑलरेडी। लेकिन मान लेते हैं आपने ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इससे कुछ कंपनी खरीदी, कुछ मशीनें खरीदी जो कुछ महीनों में खराब हो गई। मतलब आपने जीडीपी कैलकुलेट कर ली, लेकिन ये मशीनें खराब हो गई, तो जो इन्वेस्टमेंट थी वो पूरी काम ही नहीं आई, तो कुछ पैसा तो वेस्ट हो गया। और उस मशीन को ठीक करने के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया ना, उस मशीन को ठीक करने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाओगे, जो कि जीडीपी में अभी आपने काउंट नहीं कराया। जीडीपी में तो आपने लिख दिया कि भाई मैंने 1000 रुपए की मशीन खरीदी, आपका जीडीपी खत्म हो गया। लेकिन वो मशीन एक्चुअल में ग्राउंड में खराब हो गई, वो पैसा जीडीपी में आपने एडजस्ट ही नहीं करा। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा आपका हो गया मशीनों को ठीक करने के लिए, या मशीनें खराब हो जाती हैं, उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो अब क्या करा आपने? अब जीडीपी से तो आ गए जीएनआई पर, है ना? अब जीएनआई पर आ गए, फाइन। अब आपने जीएनआई, जिसको आप जीएनपी भी बोल सकते हो बाय द वे, अभी मैंने आपको बताया हमारे लेवल पे आप जीएनआई को जीएनपी बोल सकते हो। ठीक है, जीएनपी पर आ गए, जीएनपी में से आपने डेप्रीसिएशन को माइनस करा ना, तो आपका ये जो ग्रॉस है अब ये नेट बन जाएगा। जो ग्रॉस होता है, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो आपका ये बन गया नेट। जो एनपी है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एनएनपी। क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक और चीज, ये जो जीडीपी का डेटा था, यहाँ पे जीडीपी का डेटा था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कैसे कैलकुलेट करा था मैंने, कि कितना आपका प्रोडक्शन हुआ है इनटू कितनी हर चीज की प्राइस कितनी है, उससे जो फाइनल हमारे पास आया वो हो गया जीडीपी। लेकिन देखो प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा ही नहीं, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ गई, तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये ज्यादा आएगा। आपको लगेगा कि भाई जीडीपी तो ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली प्राइस बढ़ी है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो सही में क्या जीडीपी ज्यादा हुई या नहीं? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म क्यों ना करे, है ना? खत्म करना चाहिए ना इस कंफ्यूजन को। तो जो प्राइस का कॉन्सेप्ट है, जो फाइनली जिस प्राइस पे ये प्रोडक्ट बिक रहा है, उससे नहीं देखेंगे हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको कितनी सैलरी दी जा रही है। तो एनएनपी जो यहां तक पहुंचे ना हम, ये जो जीडीपी थी इसमें हमने एनपीआईए ऐड करा और डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, हम पहुंच गए एनएनपी। और कुछ नहीं हटाया अभी हमने इसमें से। तो जो एनएनपी है ये भी जीडीपी जैसे ही फाइनल प्राइस पे कैलकुलेट हुई है, इसीलिए इसको कहते हैं एनएनपी मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस पे क्या ये कैलकुलेट हुई है। अब मार्केट प्राइस मैंने भी बताया ऊपर नीचे हो सकती है, हमें तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। तो मार्केट प्राइस की जगह हम जब नेशनल इनकम पे आना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने पे ये डेटा आया है हमारे पास, इन प्रोडक्ट्स को बनाने में कितना खर्चा आया। मतलब आपने ज़मीन को, इंसानों को कितना पैसा दिया जब जाके ये प्रोडक्ट्स बने, मतलब इंसानों ने एक्चुअली कितना पैसा कमाया। तो ये तो मार्केट प्राइस है। अब मार्केट प्राइस में से आपको जो भी आपने टैक्स पे करे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, वो माइनस करने हैं। सरकार ने जितनी भी सब्सिडीज दी है लोगों को वो ऐड करनी है, तब जाके आपके पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कौन होता है? जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब उन प्रोडक्ट्स बनाने वाले की इनकम। फैक्टर कॉस्ट हो गई कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी इनकम कितनी है, और ये क्या हो गया? हमारा नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, तो ये प्लीज इस पर्टिकुलर पोर्शन को पॉज करके फिर से सुनना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो जो नेशनल यहाँ पे लिखा है जीएनआई का, आई होप कि आपको अब मतलब समझ में आ गया है कि जीएनपी
जीडीपी का क्या मतलब है, जीएनआई का क्या मतलब है, जीडीपी से क्या मतलब था, जो नेशनल इनकम है सिर्फ उससे क्या मतलब है, फिर जो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये सारे डाउट्स आई होप आपके सॉल्व हो गए हो। अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, सिंपल सी बात है, टोटल इनकम अवेलेबल टू द एंटायर नेशन, ठीक है, आफ्टर डिडक्शंस एंड अदर मैंडेटरी। आपने क्या करा था, खुद की डिस्पोजेबल इनकम के लिए आने के लिए आपने क्या करा, पर्सनल इनकम में से आपने एक तो टैक्सेस हटा दिए और जो भी मैंडेटरी डिडक्शंस थे वो हटा दिए, ठीक है, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ गई। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम तक आने के लिए आपको क्या करना है, जो जीएनआई है मतलब पूरे इंडिया की जो इनकम है उसमें से टैक्स हटाओ और मैंडेटरी डिडक्शन हटाओ, तो आपके पास नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक, आपको पता होना चाहिए। फाइन, इतना ही आपको ध्यान रखना है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट्स द इनकम अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द टोटल इनकम। मतलब भाई ये जो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम है यही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम थी, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। ये आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन प्राइवेट इनकम और प्राइवेट सेक्टर इनकम, ये भी कभी कभी ऐसे टर्म्स पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में। प्राइवेट इनकम होती है रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है, वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई, इंटरेस्ट हो गया, ये सारी इनकम जो एक इंडिविजुअल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ रही है। मतलब जो पर्सनल इनकम है ना, यही प्राइवेट इनकम है, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग चीजें हैं, एक ही बात आप कह रहे हो, पर्सनल इनकम ही प्राइवेट इनकम है, बस सिंपल। ये मैंने टर्म इंक्लूड इसलिए करा है क्योंकि प्रीलिम्स में आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर इनकम, ताकि आप प्राइवेट सेक्टर इनकम को प्राइवेट इनकम से कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैंने प्राइवेट इनकम भी यहाँ पे इंक्लूड करा है। जबकि प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम के बराबर ही है, वही है, सेम चीज है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी का दूसरा नाम है प्राइवेट इनकम। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इनकम अलग है। प्राइवेट सेक्टर इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो कि बिजनेस या फिर एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है, जो भी उसके प्रॉफिट हुए, कोई बिजनेस है उसका कोई प्रॉफिट, डिविडेंड्स, जो बड़ा सा बिजनेस है उसने भी ना कुछ शेयर में पैसा लगा रखा है तो उसके पास कितना डिविडेंड आया, इंटरेस्ट, उसने किसी को लोन दे रखा है या अपनी कोई मशीन या अपनी कोई जमीन किसी और को दे रखी है, उस पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, या उसने बैंक में पैसा डाल रखा है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो जो भी अर्निंग हो रही है इसकी बिजनेस की, वो हो गई प्राइवेट सेक्टर इनकम। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इनकम बताना था और प्रीलिम्स में कहीं प्राइवेट इनकम आ जाए और आप इसको प्राइवेट सेक्टर इनकम से कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैंने आपको बताया कि भी प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम ही होती है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल जीडीपी का। इसका मतलब है मैक्सिमम लेवल ऑफ एन आउटपुट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ओवर द लॉन्ग टर्म व्हेन ऑल इट्स रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी आर फुली यूटिलाइज एज देयर मोस्ट इफेक्टिव लेवल्स। मतलब इंडिया में जो वर्किंग एज के लोग हैं, जो वर्किंग एज के लोग हैं ना, इनकी डेफिनेशन आपको अलग अलग जगह से अलग अलग दिखेगी। मतलब इंडिया में 14 से ज़्यादा साल के जो बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं, ठीक है, और यूजुअली रिटायरमेंट एज आप मान सकते हो 60 हो गई। कभी कभी तो ये लिखा होगा कि 15 से 60 साल के लोग, कहीं लिखा होगा कि भाई 18 साल से बड़े जो लोग हैं वो सारी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। 14 से ज़्यादा काम कर सकते हो, लेकिन जो हजारडस हार्मफुल इंडस्ट्री है वहाँ पे काम नहीं कर सकते। 18 प्लस आप सारे काम कर सकते हो, तो आप 18 से 60 मानते हैं कुछ लोग। अब देखो 21 तक लोग तो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो कहीं आपको 21 से 60 दिखेगा। तो वर्किंग एज की जो डेफिनेशन है ना, वो हर जगह आपको अलग अलग दिखेगी, तो उसमें ज़्यादा मत जाना आप। बट आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग एज का मतलब क्या है, जितने लोग काम कर रहे हैं। तो वर्किंग एज के जो लोग हैं अगर वो सारे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और इंडिया के पास जितना बजट है वो 100% एफिशिएंसी से यूज हो जाए। ये मतलब नहीं है इसका कि इंडिया में जितना पैसा है वो लग जाए, नहीं। इंडिया ने जितना बजट बनाया इस साल का वो 100% एफिशिएंसी से इंक्लूड हो जाए, जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। एक और चीज़, अब इंडिया में तो बहुत सारा आयरन है इंडिया की धरती के नीचे, तो वो काउंट नहीं हो रहा। मान लेते हैं हम जो आयरन हमारी निकालने की क्षमता है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम हर साल 1000 टन आयरन निकाल पाए। ये रफली नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। मान लेते हैं कि हम इतनी तो हमारे पास एफिशिएंसी है, मान लेते हैं इसका हम सिर्फ 500 ही निकाल पा रहे थे, तो मतलब जितनी एफिशिएंसी है उतना काम हो जाए। अब ये बोला जाता है कि इंडिया में 150 गीगावाट की सोलर पावर पोटेंशियल है, ये मान लेते हैं इतनी है, लेकिन हम अभी 92 गीगावाट ही बना पा रहे हैं, तो मान लेते हैं हम इतनी बना ले। मतलब जितना हमारे पास क्षमता है
वो 100% एफिशिएंसी से अगर हमने यूज कर ली तो कितना कंट्री में प्रोडक्शन होगा, उसको पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। देखो किसी भी कंट्री की, एक कंट्री कितनी जीडीपी अचीव कर सकती है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो इन्फिनिट हो गई। तो पोटेंशियल जीडीपी वो होती है कि आपके पास जितने संसाधन हैं वो अगर आपने ढंग से एफिशिएंटली यूज करे तो आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंडिया आज चाहे पूरी धरती को चीर के सारा सोना, सारा मिनरल्स, सारे चांदी, आयरन, सारा शुद्ध पानी धरती में से निकाल के उसको यूज कर ले तो इन्फिनिट जीडीपी हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि इतने संसाधन ही नहीं है एक साथ ये करने के। भाई थोड़ा बहुत ही तो निकाल पाते हैं हम, क्योंकि उतने पैसे हमारे पास, लेकिन वो पैसे सही से लगे तो कितनी जीडीपी होगी, वो होती है पोटेंशियल जीडीपी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट ये मतलब नहीं है कि 1 साल का बच्चा और 99 ईयर का कोई बुजुर्ग काम कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिनके पास स्किल्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, और जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है उनको स्किल मिल रही हो। मतलब वही ना, आपके पास जितने संसाधन हैं, चाहे वो फिजिकल संसाधन हो या वो ह्यूमन कैपिटल हो, उसका फुल यूटिलाइजेशन, उसी को पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। अब ये मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इंडिया पोटेंशियल जीडीपी कैसे अचीव कर सकती है। सिंपल, आपको दिमाग में सोचना है कि जीडीपी में क्या क्या होता है। फिजिकल कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, सिंपल। तो उनको आपको एम्प्लॉयमेंट देना है, आपको लोगों को की जो डिस्क्रिशनरी इनकम है वो बढ़ानी है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी है, लोगों को स्किल्स देनी है। यही सारा तो आंसर है, तभी जाके आपकी पोटेंशियल जीडीपी हो जाएगी, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर का। ये बेसिकली इन्फ्लेशन बताने का एक चीज़ है। जीडीपी डिफ्लेटर से आपको इन्फ्लेशन पता चलता है। डिफ्लेटर क्या होता है, आपने कोई बलून लिया, बलून आपने फुलाया और उसमें आपने एक होल कर दिया, तो बलून की साइज धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये जो बलून की साइज कम हुई है इसको बोलोगे डिफ्लेशन। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, वो जीडीपी को कम कर देता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब ये है वो जीडीपी की सच्चाई बताता है। जैसे पिछले साल मैंने 10 मोबाइल बनाए, इस साल मैंने 9 मोबाइल बनाए। लेकिन पिछले साल जो मैंने मोबाइल बनाए थे ना, हर मोबाइल को मैं 50 रुपए का बेच रहा था। इस साल मैं हर मोबाइल को 100 रुपए का बेच रहा हूं। तो मेरी जीडीपी आ रही थी कितनी, 500 रुपए। इस साल मेरी जीडीपी कितनी आ रही है, 900 रुपए। ठीक है, तो मैं तो बताऊंगा कि भाई मैंने इंडिया की जीडीपी में 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करे थे, इस साल मैंने इंडिया की जीडीपी में 900 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करे। तो आपको लगेगा वाह, इंडिया की जीडीपी तो बहुत बढ़ गई। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो तो कम हो गया ना भाई। पिछले साल मैंने 10 मोबाइल बनाए थे, इस बार 9 ही बनाए, तो प्रोडक्शन तो कम हो गया। ये जीडीपी जो मुझे बढ़ी हुई दिख रही है, ये इन्फ्लेशन के कारण दिख रही है। जो महंगाई के कारण मुझे लग रहा है कि जीडीपी बढ़ गई, बट प्रोडक्शन तो उल्टा कम हो गया, नेगेटिव है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इसी सच्चाई को एक्सपोज करता है कि भाई जो एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी है, ये जो आ गई ना, ये हो गई नॉमिनल जीडीपी, कि भाई रियल जीडीपी क्या है। मतलब अगर आप ये जो 9 है इसको 50 से ही मल्टीप्लाई करो, पिछले साल से ही कंपेयर करना है या बेस ईयर से कंपेयर करना है, तो उससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 450। तो नॉमिनल जीडीपी आपकी भले ही 900 हो, जो रियल जीडीपी है वो तो भाई 450 ही है, और आपको -50 रुपए का नुकसान और हो गया। तो जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी को डिफ्लेट कर देता है, नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी तक लाता है, और इन दोनों का एक रेशियो, एक डिवीजन करता है। उससे आपको पता चल जाता है कि भाई सोसाइटी में इन्फ्लेशन कितना है ना। क्योंकि भाई नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेटेड है ना, इन्फ्लेटेड है, उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। आपको रियल जीडीपी लाना है तो इनको आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, आपको पता चल जाएगा इन्फ्लेशन कितना है, वही जीडीपी डिफ्लेटर होता है। फाइन, इसका मतलब इतना ही है। तो जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस फॉर ऑल, चेंजेस इन प्राइस मतलब इन्फ्लेशन। ठीक है, और जो ये है ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव है देन सीपीआई। इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक कंपोनेंट होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो सारी चीज़ें नहीं है जो कि जीडीपी डिफ्लेटर में है, क्योंकि जीडीपी में तो सारी चीज़ें आ गई, उसी से आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो जीडीपी एक कंप्लीट मेजर होता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का, सीपीआई उससे थोड़ा नैरो होता है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें कंज्यूमर पे ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन जीडीपी में मैंने आपको बता दिया कंजम्पशन भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है। इसको यूज़ करके अगर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली ये एक बेटर इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का।
थोड़ा ये मान सकते हो थोड़ा वाइड इसमें चीज़ें कवर्ड है। सीपीआई भी आपको ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सीपीआई थोड़ा स्पेसिफिक है, और जो सीपीआई है उसकी मदद लेता है आरबीआई। इन्फ्लेशन डिटरमाइन करने में आरबीआई सीपीआई की ही मदद लेता है, क्योंकि देखो जीडीपी में सारी चीज़ें आ गई, पेट्रोल की प्राइस, सॉफ्टवेयर की प्राइस, जो माइनिंग हो रही है आयरन की, उस माइनिंग के प्राइस। अब आम जनता को सॉफ्टवेयर की, आयरन की प्राइस में या उसमें इन्फ्लेशन आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आम जनता को पेट्रोल की प्राइस से फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर भले ही वाइड हो, अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन आम जनता को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा। तो जीडीपी में, जीडीपी डिफ्लेटर से जो इन्फ्लेशन हमें पता चलता है वो इतना रेलेवेंट नहीं है आम जनता के लिए। तो आम जनता की लाइफ में जो बदलाव हो रहा है इमीडिएटली वो इन चीज़ों से हो रहा है। तो सीपीआई ना स्पेसिफिक है, इसलिए सीपीआई की मदद आरबीआई लेता है, जबकि जीडीपी जो है वो, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो काफ़ी बड़ा इंडिकेटर हो जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको वैसे ही समझा चुका हूँ। और फाइनली जो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, आप नॉमिनल जीडीपी ऊपर रखते हो, नीचे रियल जीडीपी, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो, आपको पता चल जाता है कि इन्फ्लेशन एक्चुअली कितना था। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, सी यू द नेक्स्ट वन।